सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पर्निसिस एनीमिया होता क्या है। इसके भी काफी अलग अलग टाइप होते हैं, दे दिया जाता है क्वेश्चन में या आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू मिशन हाई ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। मेरा नाम है भगीरथ और आज आप मेरे साथ सीखेंगे किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो आपको ESIC जो अभी आने वाली है वैकेंसी 7 जुलाई को, उसमें भी काम आएंगे और फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम आएगी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें भी आपको मदद करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनाफाइलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। मतलब कि एनाफाइलेटिक शॉक इसमें से कौन सी ड्रग से ठीक हो सकता है। तो उसके लिए कौन सी ड्रग ज़रूरी है वो सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि एनाफाइलेटिक शॉक होता क्या है। तो एनाफाइलेटिक शॉक ये होता है कि किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के कांटेक्ट में आने से, कोई भी स्ट्रॉन्ग एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी दिखाती है, हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाती है। उसकी वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बॉडी की हार्ट रेट डाउन हो जाती है और जो हमारी एयरवे है वो एकदम नैरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। उसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे एनाफाइलेटिक शॉक। क्या क्या होता है इसमें? इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्या होगा एनाफाइलेटिक शॉक में? BP डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट डाउन हो जाएगी और एयरवेज जो है वो नैरो हो जाएगी। उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगा और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इसको हम बोलेंगे एनाफाइलेटिक शॉक। अभी एनाफाइलेटिक शॉक में यह कंडीशन देखने को मिलती है तो BP और हार्ट रेट डाउन हो गए तो उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी? तो आपका ऑप्शन है A एड्रेनालिन, ऑप्शन B प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन C एनालेप्रिल एंड ऑप्शन D डिगॉक्सिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन A एड्रेनालिन। क्यों? क्योंकि जो एड्रेनालिन है वो काम करेगा यहाँ पे डायरेक्ट सिंपैथोमिमिक एजेंट के रूप में। डायरेक्ट सिंपैथोमिमिक एजेंट। क्या होता है डायरेक्ट सिंपैथोमिमिक एजेंट? मतलब कि हमारी बॉडी जब BP फॉल कर जाती है या फिर पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन दिखाती है तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देना पड़ता है और वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेंस को मिमिक करेगा एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन क्या काम करेगा? यहाँ पे BP जो है उसको बढ़ाएगा। क्या करेगा? BP एलिवेट करेगा, हार्ट रेट एलिवेट करेगा, बढ़ाएगा और जो एयरवेज जो थी, जो नैरो हो गई थी, उसको डायलेट करेगा और पेशेंट जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच जाएगा। तो एनाफाइलेटिक शॉक में हम कौन सी मेडिसिन देंगे? एड्रेनालिन। क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन यहाँ पे काम करेगा डायरेक्ट सिंपैथोमिमिक एजेंट के रूप में। दूसरी मेडिसिन कौन कौन सी दी गई है ये एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन B है हमारे पास प्रोप्रेनोलॉल। तो प्रोप्रेनोलॉल क्या है? ये है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स। ऑप्शन C है एनालेप्रिल। एनालेप्रिल क्या है? ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स। तो ये दोनों क्या काम करेंगे? ACE इनहिबिटर्स का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE इनहिबिटर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स और एंटी ACE इनहिबिटर्स क्या काम करेगी? ये सब ब्लड प्रेशर को कम करती है। कैसे काम करती है? तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हार्ट के ऊपर काम करेगी, हार्ट रेट डाउन करेगी, उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। और ACE इनहिबिटर्स क्या करेगा? तो इसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है जो लिवर सीक्रेट करता है और एंजियोटेंसिन क्या काम करता है? वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ये द मेडिसिन क्या काम करेगी? ये इनहिबिटर्स है, ये एंजियोटेंसिन को इनहिबिट करेगी, इसकी वजह से BP डाउन होगा और
डी ऑप्शन है डिगोक्सिन। तो ये एक डिजिटालिस ड्रग है, डिजिटालिस ड्रग। ये किस किस में देंगे हम? CCF यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और एरिथेमियास। एरिथेमियास, एरिथेमियास मतलब टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, जो कंडीशन होती है उसमें हम डिगोक्सिन देंगे। एनाफाइलिटिक शॉक में कौन सी देंगे? एड्रीनालिन। और हाइपरटेंसिव, जो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सी मेडिसिन देंगे? बीटा ब्लॉकर्स या फिर ACE इनहिबिटर्स, इन दोनों में से एक देंगे जिनसे उसका बीपी कंट्रोल में आ सके। और डिगोक्सिन क्या है? डिजिटालिस ड्रग है, वो हम देंगे CCF और कार्डियक एरिथेमियास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विथ पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। In planning care for this patient, nurse anticipates that the client will be treated with। अभी किस क्लाइंट को पर्नीशियस एनीमिया है तो उनको नीचे में से कौन सी मेडिसिन के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे? तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है। और पर्नीशियस एनीमिया देखने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया मतलब कि हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल अगर नॉर्मल से कम है तो उसको हम सामान्य भाषा में एनीमिया बोलेंगे। तो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? तो मोस्टली पहले तो एनीमिया का, जैसे हमने बताया कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से एनीमिया होता है, तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें से एक टाइप है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या टाइप है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों नाम दिया है इसको? क्योंकि इसमें जो है सेल्स जो है वो नंबर्स में जरूर कम रहेंगे, पर विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे जरूरी विटामिन की कमी की वजह से इसकी साइज जो है नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए इसको बोला गया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नंबर्स में कम पर साइज में बड़े, इसीलिए मेगालोब्लास्टिक। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से बोला? B12 या फिर B9 मतलब कि फॉलिक एसिड। इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हमारी बॉडी में मोस्टली डेफिशिएंसी देखने को क्यों मिलती है? तो या तो उसका इंटेक कम है या फिर एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। कौन सी चीजों की वजह से? या तो डाइटरी इंटेक ही कम है, डाइट में विटामिन B12 कम लिया जा रहा है, या फिर डाइट सही है, विटामिन B12 डाइट में सही लिया जा रहा है पर उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्सॉर्प्शन कम हो रहा है। तो एब्सॉर्प्शन क्यों कम होगा भला? कि जब विटामिन B12 जब डाइजेस्ट होता है और जो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए हमारे GI ट्रैक में कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि उसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा है पैराइटल सेल्स। अब एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जो डिसीज होने की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर और पैराइटल सेल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी वजह से विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। क्या? पर्नीशियस एनीमिया। कब बोलेंगे? कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप है जिसमें एक ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर और पैराइटल सेल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। और कौन सी कंडीशन आएगी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसको हम क्या बोलेंगे? पर्नीशियस एनीमिया। तो इसी में हमारा ऑप्शन, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या पूछा था इसमें? कि पर्नीशियस एनीमिया है तो उसको नीचे में से किसके साथ उसको ट्रीटमेंट देंगे? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन B12। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अभी दूसरे ऑप्शन देखते हैं, थायामीन। तो थायामीन डेफिशिएंसी मतलब कि B1 डेफिशिएंसी। B1 डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ये देखते हैं। तो थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले देखने को मिलेगी बेरी। दूसरी एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी।
और लास्ट जो कंडीशन है उसको बोलेंगे कोरासाकॉफ सिंड्रोम। कोरासाकॉफ सिंड्रोम कब देखने को मिलेगी? विटामिन B1 यानी कि थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये 3 कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन सी? एक है बेरीबेरी, दूसरी है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और तीसरी है कोरासाकॉफ सिंड्रोम। अब ये जो कोरासाकॉफ सिंड्रोम है ये अल्कोहलिज्म के साथ कनेक्टेड है कि जो पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक होगा, रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करता होगा, तो उसमें थायमीन की डेफिशिएंसी होगी और उसकी वजह से उसमें ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं कोरासाकॉफ सिंड्रोम। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर होगा विटामिन B12। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। So the next question is, a 21-year-old woman is being treated for injuries sustained in an automobile accident. क्या बोला है यहाँ पे कि 21 साल की महिला है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसको इंजुरीज हुई है और वो एडमिट है। आगे क्या बोलते हैं? द पेशेंट हैज अ सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन इन प्लेस, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट CVP मेजरमेंट रिफ्लेक्स। तो देखो, देखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, तो इससे घबराना नहीं है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। बड़ा क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुश्किल ही है। बड़ा क्वेश्चन जब भी दिखे तब स्टेप बाय स्टेप पहले उसको ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको ट्रांसलेट करिए कि असल में पूछा क्या गया है, उसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही स्मार्टली उसको पढ़ के उसके बाद उसको अटेंड करना है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन से घबराना नहीं है। देखो, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है, सबको आती है। हमारी लाइफ में हमने कुछ ऐसे बड़े बड़े गोल सेट कर दिए होते हैं जो देखने से बहुत बड़े लगते हैं, पर उसका मतलब यह नहीं है कि उससे घबराया जाए। तो क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में करा है वैसे ही उस गोल को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, पढ़ाई करती रहनी है, मेहनत करती रहनी है और उसका डिटेलिंग में स्टडी करना है कि गोल आखिर है क्या, उसमें कितनी मेहनत लगेगी, स्मार्टली काम करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक इस क्वेश्चन की तरह। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले हमें सिर्फ एक कंडीशन दी गई है। कौन सी कंडीशन दी गई है? दैट a 21-year-old woman is being treated for injuries sustained in a automobile accident. उसके बाद वापस कंडीशन है कि द पेशेंट हैज अ सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन इन प्लेस, मतलब कि पेशेंट को एक सेंट्रल लाइन डाली गई है। तो यहां तक सिर्फ एक कंडीशन ही दी गई थी। असल क्वेश्चन तो यहां लास्ट वाली लाइन में है। क्या क्वेश्चन बताया है कि द नर्स रिकॉग्नाइज दैट CVP मेजरमेंट रिफ्लेक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पूछा है कि CVP मेजरमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, पर आगे हमें एक कंडीशन दी गई है। उस कंडीशन के ऊपर हमें इसका आंसर देना है कि CVP जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। सीधे सीधे भी पूछ सकते थे, पर नहीं पूछेंगे क्योंकि सेंट्रल लेवल की एग्जाम है भाई, सीधे सीधे थोड़ी पूछेंगे। इसीलिए पूरी कंडीशन दी और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा क्या कि सेंट्रल लाइन क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी प्रेशर इन राइट एट्रियम, या फिर ऑप्शन डी प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो CVP है, CVP लाइन ऑलरेडी डाली हुई है, तो CVP कहाँ डालते हैं? या तो सबक्लेवियन वेन में डालते हैं, या फिर जुगुलर वेन में डालते हैं, या फिर फीमोरल वेन में डालते हैं। तो ये जो सारी वेन है वो मिलके कहाँ जाएगी? सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा में। और ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा मिलके कहाँ जाएंगे? राइट एट्रियम के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेशर इन राइट एट्रियम। तो क्या क्वेश्चन था? नर्स रिकॉग्नाइज दैट CVP मेजरमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट दैट रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर इन द राइट एट्रियम। तो दूसरे ऑप्शन देखते हैं, कार्डियक आउटपुट कैसे मेजर होता है? तो कार्डियक आउटपुट मेजर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मतलब हार्ट का जितना स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करा जाए तो मिलता है हमें कार्डियक आउटपुट। दूसरा ऑप्शन है प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर देखने के लिए हमें एक माइक्रोटिप का एक मैनोमीटर कार्डियक आर्टरी के थ्रू हार्ट में इंजेक्ट करना पड़ता है। वो कैथेटर कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हार्ट में इंजेक्ट करना होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, उसको मिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलर। एक
माइक्रोटिप मैनोमीटर, उसका नाम है मिलर। उसको कैरोटिड आर्टरी के थ्रू इंजेक्ट करके उसके बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो प्रेशर मेजर किया जा सकता है। और लास्ट में था पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें ट्रांसथोरेसिक डॉपलर का यूज करना पड़ेगा, जो एक प्रकार की इकोकार्डियोग्राम ही है, ट्रांसथोरेसिक डॉपलर। तो ये देख लिया हमने। राइट एट्रियम के लिए क्या होगा, सीवीपी यानी कि सेंट्रल वेनस प्रेशर। कार्डियक आउटपुट के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर के लिए माइक्रोटिप मैनोमीटर यानी कि मिलर। और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को जानने के लिए ट्रांसथोरेसिक डॉपलर यानी कि इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The fourth question is, a patient returns from surgery. Which nursing diagnosis takes priority at this time? जो पेशेंट है वो सर्जरी से जस्ट अभी अभी होके आया है, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें प्रायोरिटी देनी है। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करी है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला लगता है। ऑप्शन ए, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ऑप्शन बी, डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम। ऑप्शन सी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑप्शन डी, डायरिया। तो देखो, जब सर्जरी होके आता है पेशेंट या कोई भी कंडीशन में जब प्रायोरिटी पूछी जाए तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, पेशेंट्स लाइफ। पेशेंट की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस जान से जो भी ऑप्शन हमें नज़दीक में लगता है वो हमें टिक करना है। जैसे कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, मतलब कि अगर सर्जरी से कोई पेशेंट होके आया है और वो ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन कर रहा है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ही इनइफेक्टिव है, बहुत ही इरेगुलर है, तो वो एक सीरियस कंडीशन होती है। तो वैसे हमें इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों ज़रूरी नहीं है, ये तीनों ऑप्शन भी ज़रूरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The electrolyte balance in the body is regulated by which organ system? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो ऑर्गन है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है बॉडी में। आपके ऑप्शन है ए किडनी, बी हार्ट, सी लिवर या फिर डी पैराथायरॉयड। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमें सबको पता ही है किडनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, क्योंकि किडनी जो है वो बहुत सारा काम करता है, एक काम नहीं करता। उसमें से सबसे पहले ये क्या काम करेगा, वेस्ट एक्सक्रीशन का। क्या करेगा, वेस्ट एक्सक्रीशन। उसके बाद ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। इसके बाद और ये क्या काम करेगा, पीएच बैलेंस करेगा। पीएच मतलब ब्लड एसिडिक या अल्कलिक, उसको अगर एसिडिक हो रहा है तो उसको अपनी पीएच उसको मेंटेन करेगा, और उसको उसकी जो स्लाइटली अल्कलिक पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए किडनी काम करेगी। और क्या काम करती है, इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इरिथ्रोपोएटिन क्या काम करता है, इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोपोएसिस मतलब कि हीमोपोएसिस, जो हमारी ब्लड बनने की जो प्रोसेस है, इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस है, आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है, उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कोई हार्मोन है वो है इरिथ्रोपोएटिन, क्योंकि वो इरिथ्रोपोएसिस को इनिशिएट इरिथ्रोपोएटिन करता है। और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी। तो इरिथ्रोपोएटिन को प्रोड्यूस करने के लिए किडनी काम करेगी, और वेस्ट एक्सक्रीशन और ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को भी ये मेजर करती है, ये बैलेंस करती है ब्लड वॉल्यूम को। यानी अगर ज़्यादा होता है ब्लड वॉल्यूम तो एक्सक्रीशन में ज़्यादा निकालता है, और अगर कम होता है तो एक्सक्रीशन कम कर देते हैं। तो ये मेन फंक्शन है किडनी के। हार्ट का फंक्शन तो सबको पता है, सर्कुलेटरी फंक्शन, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से वापस हार्ट तक,
हार्ट से वापस पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में। ये सर्कुलेशन कौन करता है? हार्ट। और है लीवर। लीवर क्या क्या काम करता है भाई? लीवर भी बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? तो लीवर हमारी बॉडी में 500 से अधिक जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, वो करता है। मोर देन 500 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल प्रोड्यूस करेगा। और ये बाइल क्या करेगा? फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। फैट मेटाबॉलिज्म। और क्या करेगा? इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। तो इतना काम कौन करता है? लिवर। पैराथायरॉयड क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है? पैराथायरॉयड का पैराथॉर्मोन। ठीक है। किडनी क्या क्या काम करती है? वैक्स एक्रीशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर पीएच मेंटेन करता है, एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करता है, ब्लड वॉल्यूम को बैलेंस करता है। लीवर क्या क्या करता है? मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मोर देन 500 मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसको बैलेंस करता है, उसको मेजर करता है। और फिर बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या करता है? फैट मेटाबॉलिज्म में काम आता है। और एंजियोटेंसिन सीक्रेट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर काम करता है। तो यह था आपका क्वेश्चन 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन 6, इन अ पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर विच कंडीशन विल डेवलप? पेशेंट जो है हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर के साथ आया है, मतलब उसकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो उसमें से उसकी वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, किडनी के फंक्शंस जो थे उसमें से एक क्वेश्चन कौन सा था? वेस्ट एक्सक्रीशन। दूसरा फंक्शन कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। इलेक्ट्रोलाइट वो कैसे बैलेंस करेगा? तो जो पोटेशियम नाम का जो आयन है उसको वो क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रीट करेगा। और सोडियम को क्या करेगा? रिटेन करेगा। क्या करेगा? रिटेन। अब पोटेशियम की वैल्यू भी, पोटेशियम का लेवल भी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सोडियम का भी ज़रूरी होता है। पर पोटेशियम की लेवल, पोटेशियम की बॉडी को कम ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको एक्सक्रीट कर देता है और सोडियम को रिटेन करता है। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब कि किडनी काम नहीं कर रही है। किडनी काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, वेस्ट एक्सक्रीशन नहीं होगा और पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा। पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होने की वजह से ब्लड में क्या होगा? पोटेशियम की वैल्यू जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। और पोटेशियम की वैल्यू ब्लड में बढ़ जाने की कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपर कैलेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपर कैलेमिया। तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपर कैलेमिया। हाइपर नेट्रियमिया का मतलब क्या होता है? सोडियम की वैल्यू ब्लड में ज़्यादा है। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है? पोटेशियम की वैल्यू कम है। और हाइपर कैल्शियमिया का मतलब क्या होता है? कैल्शियम की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा है। तो जब किडनी अपना फंक्शन नहीं करेगी तब ब्लड में पोटेशियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको हम बोलेंगे हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? या पेशेंट विथ टीबी हु इज ऑन आइसोनियाजाइड, कौन सी ड्रग पे है? आइसोनियाजाइड थेरेपी, शुड ऑल्सो बी एडमिनिस्टर। यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी टीबी हो रखा है और उसको डॉट्स चालू है। और डॉट्स में कौन कौन सी दवाई आती है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी आइसोनियाजाइड यानी INH। दूसरी आएगी रिफाम्पिसिन यानी RIF। तीसरी है इथाम्ब्यूटॉल यानी IMB। चौथी आएगी पायराजिनामाइड
यानी PZA, और फिफ्थ आएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आइसोनियाजाइड थेरेपी चल रही हो तो इनमें से साथ में क्या देना चाहिए। तो आइसोनियाजाइड की एक साइड इफेक्ट है, कौन सी साइड इफेक्ट है कि आइसोनियाजाइड अगर चालू होती है तो उसमें विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? विटामिन B6 की, पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? जब आइसोनियाजाइड थेरेपी चल रही हो। तो जब भी किसी टीबी पेशेंट को आइसोनियाजाइड दे रहे हो तो उसको साथ में क्या देना पड़ता है? विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन। साथ में दूसरी ड्रग्स का भी देख लेते हैं। रिफाम्पिसिन से क्या होता है? रिफाम्पिसिन की साइड इफेक्ट है कि ये हमारे बॉडी के कुछ कुछ पार्ट जैसे कि टीथ हो गए, दांत हो गए, सलाइवा है और स्वेट है, यूरिन है, उन सब का डिस्कलरेशन करेगा। क्या करेगा? डिस्कलरेशन। और कौन से कलर में डिस्कलरेशन करेगा? रेड, येलो या फिर ब्राउन। कौन कौन सी चीज़ों को? टीथ, स्वेट, यूरिन या फिर सलाइवा, इन सब चीज़ों का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा रेड, येलो और ब्राउन में। किस ड्रग की साइड इफेक्ट है ये? रिफाम्पिसिन की। ड्रग तीसरी है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल क्या करता है? तो ये इस ड्रग की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब कि आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से ब्लड विजन देखने को मिलता है, धुंधला दिखता है, और रेड या फिर ग्रीन ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। उसको रेड कलर या ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। किसकी वजह से? इथाम्ब्यूटोल की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। फिर चौथी ड्रग है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड की वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर हाइपर यूरिसेमिया देखने को मिलेगा, मतलब कि यूरिक एसिड का लेवल एक हद से बढ़ जाएगा। उसकी वजह से गाउट कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन सी? गाउट। और गाउट में हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं, बैक स्टिफ हो जाती है, उंगलियां में जकड़न आ जाती है, उसको हम बोलेंगे गाउट। और लास्ट में है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से हियरिंग के ऊपर इफेक्ट आएगी और वेस्टिब्यूल के ऊपर इफेक्ट आएगी। बॉडी की जो बैलेंस की जो सेंस है वो रहेगी नहीं, और कान में हमेशा रिंगिंग साउंड सुनाई देगा। वो क्यों सुनाई देगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से, क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 8, रफेज इन द डाइट स्टिमुलेट्स। रफेज मतलब कि हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि जो डाइट है वो फाइबर वाला लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? फाइबर वाला। तो जो फाइबर वाला डाइट हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रफेज डाइट। कौन सा डाइट? रफेज डाइट। अब रफेज डाइट क्यों लेना है? रफेज डाइट में क्या क्या आता है वैसे? उसमें आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, जैसे रोटी हो गया, ठीक है, गेहूं की चीज़ें होगी, वो आएगी रफेज के अंदर, रफेज डाइट के अंदर। अब रफेज डाइट क्यों देना है? किसको देते हैं वैसे रफेज डाइट? हम फाइबर वाला डाइट लेने को किसको बोलते हैं? वही पेशेंट जिसको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है, जिसको स्टूल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत टाइम से उसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर पेट साफ नहीं हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रफेज डाइट लेने के लिए। तो रफेज डाइट करता क्या है? रफेज डाइट जो है वो इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट होने के बाद जो उसकी आगे बढ़ने की जो प्रोसेस होती है, इंटेस्टाइन में उसकी जो आगे बढ़ने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं पेरास्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलता है? पेरास्टाल्सिस मूवमेंट। उस पेरास्टाल्सिस मूवमेंट को प्रमोट करता है क्या? रफेज डाइट। इसीलिए रफेज डाइट पेरास्टाल्सिस मूवमेंट में देते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट। So the next question is,
पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, पल्स डेफिसिट किसको बोलते हैं? तो देखो पहले तो पल्स मतलब क्या होता है, पल्स किस चीज़ को बोलते हैं हम, कि जब भी हमारी किसी बोन के ऊपर से कोई आर्टरी जा रही हो और उस आर्टरी को फील करके हम हमारा हार्ट रेट मेजर कर सके, उसको हम बोलते हैं पल्स। और बॉडी में काफ़ी जगह पल्स ली जाती है। ऊपर से चालू करें तो सबसे पहले टेम्पोरल पल्स ली जाती है, यहाँ फेस पे फेशियल पल्स ली जाती है, यहाँ पे कैरोटिड पल्स ली जाती है, ब्रेकियल पल्स ली जाती है, रेडियल पल्स ली जाती है। हार्ट रेट ऊपर से जो स्टेथोस्कोप के साथ मेजर करते हैं उसको हम एपिकल पल्स बोलेंगे। ग्रोइन में फीमोरल पल्स ली जाती है, और फिर अंडर द नी पोप्लिटियल पल्स, और सबसे नीचे डोर्सालिस पेडिस, जो हमारा एकदम पैर का नीचे का हिस्सा है, वहाँ डोर्सालिस पेडिस पल्स मेजर की जाती है। अब पूछा गया है पल्स डेफिशिट किसको बोलते हैं, तो जो मेन हमारा हार्ट रेट है जो स्टेथोस्कोप से मेजर होता है, जो एपिकल पल्स है, जो यहाँ ऊपर हार्ट से स्टेथोस्कोप के साथ हम मेजर करते हैं, उसमें और हमारी जो पेरिफेरल पल्स हो गई, जैसे रेडियल पल्स हो गई, फीमोरल पल्स हो गई, उन दोनों पल्स में जो डिफरेंस है, मेन हार्ट रेट और पल्स, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, पल्स डेफिसिट। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए रेडियल एंड अल्नर, नो। ऑप्शन बी रेडियल एंड फीमोरल, नो। ऑप्शन सी रेडियल एंड एपिकल पल्स, यानी कि रेडियल पल्स जो रेडियल आर्टरी के ऊपर से हम लेते हैं रिस्ट के पास, और एपिकल पल्स, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे पल्स डेफिसिट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेडियल एंड एपिकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे जरूरी है, पर सबसे मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए हैंड हाइजीन, ऑप्शन बी वेयरिंग ग्लव्स, ऑप्शन सी प्लेसिंग क्लाइंट इन एन आइसोलेशन, या ऑप्शन डी प्रोवाइड प्राइवेट रूम्स फॉर द क्लाइंट। तो हम सबको पता है कि इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे आसान तरीका कौन सा है? हैंड हाइजीन। अगर रेगुलर हैंड वॉश किया जाए, तो पेशेंट को अटेंड करने के बीच में हैंड वॉश किया जाए या अटेंड करने के बाद हैंड वॉश किया जाए, तो वो इन्फेक्शन की चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। अब इसके साथ साथ आपको एक और बात बता देता हूँ कि हैंड हाइजीन जिस साइंटिस्ट ने दिया उसको बोला जाता है डॉक्टर इग्नास सेमेल्विस। डॉक्टर इग्नास सेमेल्विस, इनको फादर ऑफ हैंड हाइजीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हैंड हाइजीन। बहुत ही सिंपल चीज़ है हैंड हाइजीन, पर येट उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि इन्फेक्शन चेन रोकने के लिए हैंड हाइजीन सबसे ज़रूरी है। तो ये जो डॉक्टर है, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने हैंड हाइजीन बताया कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, इसीलिए उनको फादर ऑफ हैंड हाइजीन कहा जाता है, डॉक्टर इग्नास सेमेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रायोरिटी when providing oral hygiene to an unconscious client is to prevent। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ओरल हाइजीन देते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रायोरिटी क्या है, क्या प्रिवेंट करना हमारा प्रायोरिटी है? ऑप्शन ए एस्पिरेशन, ऑप्शन बी माउथ ऑर्डर, ऑप्शन सी डेंटल कैरीज, या फिर ऑप्शन डी ओरल अल्सरेशन। तो देखो पेशेंट अनकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस होने के बावजूद अगर उसके ओरल कैविटी में कोई फ्लूइड होता है तो वो कैपेबल नहीं होता है। पेशेंट में अनकॉन्शियस होने की वजह से गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, उसकी वजह से वो जो फ्लूइड है वो उसकी एयरवे में जाने की संभावनाएं है, एस्पिरेट करने की संभावनाएं है, वो उसके लंग्स में जाके उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम और अल्टीमेटली लंग्स फेल्योर हो सकते हैं उसके, और उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे फेटल कंडीशन है एस्पिरेशन। तो अनकॉन्शियस पेशेंट तो अगर ओरल केयर हम कर रहे हो तो एस्पिरेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ओरल केयर अगर अनकॉन्शियस की कर रहे हो तो उसको साइड लाइन पोजिशन देके उसकी ओरल केयर
करनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि उसकी ओरल केयर करते हुए, कॉन्स्टिपेशन की ओरल केयर करते हुए कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए, तो साइडलाइन पोजीशन क्यों देनी चाहिए, एस्पिरेशन से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको ये बात भी बता ही देता हूँ कि ये सही सी एग्ज़ाम आ रही है और बहुत ही नज़दीक है, अभी तो 1 ही महीना बचा है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। और इसी बीच मिशन हाई, जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस है, वो आपके लिए लाए हैं स्पेशल ESIC UPSC 24 के लिए मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर ऐसे है जो UPSC जो कंडक्ट कर रही है ESIC, इसके लिए खास डिज़ाइन किए हुए हैं। वो किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, वो सब बातें ध्यान में रखते हुए हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने ये 20 मॉडल पेपर बनाए हैं। तो आज ही जाइए, इसको परचेज़ करिए और साथ साथ में क्लासेस अटेंड करिए। अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में बताइए और इसके साथ पढ़ते रहिए, साथ में ग्रो करते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए बस। तो जाइए और जल्दी से परचेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, false sensory perception in the absence of real external stimuli is called। क्या पूछा गया है कि false sensory perception मतलब कि कुछ चीजें है ही नहीं, in the absence of real external stimuli, अगर कोई चीज है ही नहीं, उसकी एब्सेंस में हमें उसका आभास हो रहा है, तो इसको साइकेट्रिक लैंग्वेज में, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इल्यूजन, ऑप्शन बी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी डीपर्सनलाइजेशन एंड ऑप्शन डी डेल्यूजन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई स्टिमुलाई है ही नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ही नहीं, उसके बावजूद हमें एक फॉल्स परसेप्शन होता है किसी चीज़ का होने का, किसी आवाज़ का सुनाई देने का, किसी चीज़ का टच होने का, उसको हम बोलेंगे हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन के भी टाइप है, कौन से टाइप है हेल्यूसिनेशन के। तो पहला और सबसे कॉमन हेल्यूसिनेशन है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन मतलब कि कोई भी आवाज़ है ही नहीं, फिर भी आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको कभी कभी लगता है कि कोई आपको बुला रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ये सबसे कॉमन देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो या और कोई थॉट्स की बीमारी हो, डिसऑर्डर हो, उसमें से सबसे कॉमन है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। दूसरा है विजुअल हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन। तीसरा है टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, यानी कि अ सेंस ऑफ टच, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। चौथा है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी यानी कि जो स्मेल है ही नहीं, वो स्मेल आपको अगर फील हो रही है, वो अगर आप स्मेल कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। और फिफ्थ है जेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, जेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। तो जैसे हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन हो गए, 5 ऑर्गन है ना हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, एक तो हो गया हमारा कान, एक हो गई हमारी आंखें, एक हो गया स्किन, एक नाक और एक जीभ यानी कि टंग। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन में जो हेल्यूशन देखने को मिलता है, वो 5 हेल्यूसिनेशन के टाइप है। बहुत ही सीधा है, उसका याद रखने का तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा है। जितने सेंसरी ऑर्गन्स है उतने हेल्यूसिनेशन है। कौन से ऑडिटरी, विजुअल, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और जेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, ये हो गया हेल्यूसिनेशन। अब दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है इल्यूजन। इल्यूजन किसको बोलते हैं? तो हेल्यूसिनेशन को किसको बोला हमने कि रियल स्टिमुलाई थी ही नहीं, एब्सेंस थी। तो इल्यूजन किसको बोलेंगे कि अगर रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट है, कोई चीज़ ऑलरेडी है पर उसको हम मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं, चीज़ है दूसरी और हमें परसेप्ट दूसरी होती है, उसको हम बोलेंगे इल्यूजन। इसका बहुत ही सादा उदाहरण है कि अंधेरे में अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो आपको लकड़ी भी साफ दिखती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इल्यूजन। ये जो जादूगर जादू दिखाते हैं वो भी एक प्रकार का इल्यूजन ही है, इसलिए हम म्यूजिशियन को इल्यूजनिस्ट भी बोलते हैं।
तो इल्यूजन मतलब कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑप्शन सी है डीपर्सनलाइजेशन, मतलब कि खुद को भूल के किसी दूसरे के व्यक्तित्व को धारण कर लेता है। जब कोई व्यक्ति खुद को भूल जाता है और ये परसेप्ट करने लगता है कि वो कोई और एंटिटी है, कोई और पर्सन है, उसको हम बोलेंगे डीपर्सनलाइजेशन। इसको वर्ड को काटेंगे तो ही आपको आंसर मिल जाएगा, डीपर्सनलाइजेशन। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेल्यूजन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, वैसे थॉट्स जो परसेप्ट जो कर लेता है आदमी, जो एक बार सोच लेता है, वो आप किसी भी लॉजिक से आप उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते, उनको मना नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे डेल्यूजन। ये एक थॉट की प्रॉब्लम है, एक थॉट की कंडीशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्यूजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर expressed through motor, sensory और somatic disability is identified। डिफेंस मैकेनिज्म पूछा गया है। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है कि जब हमें कोई पेनफुल स्टिमुलाई मिलती है, मान लो कि करियर में फेल हो गया, या फिर किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, या कोई भी और क्रिया होती है जिससे हमें पेन फील होता है, हमें सैड फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, तो उससे बचने के लिए जो बॉडी ने, हमारे ब्रेन ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है, उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म का भी ये टाइप है, और हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मोटर, सेंसरी या फिर सोमेटिक डिसेबिलिटी से हमें एक्सप्रेस होता है। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डिसोसिएशन, ऑप्शन बी है साइकोसोमेटिक, ऑप्शन सी है कंपेंसेशन, एंड ऑप्शन डी है कन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि जो अगर उसको पेनफुल स्टिमुलाई मिली है तो वो क्या करेगा, उसका मोटर या फिर सेंसरी स्टोमेटिक डिसेबिलिटी बता देता है। इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। उसको चीज़ कुछ और हुई है पर वो उसको डिफेंस करने के लिए, उसको भूलने के लिए मोटर या फिर सेंसरी डिसेबिलिटी मतलब कि जो भूल जाता है, और सेंसरी और मोटर सोमेटिक डिसेबिलिटी दिखा देता है, वो बीमार है या फिर कुछ और हो गया है, उसको भूलने के लिए उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। दूसरे भी देख लेते हैं क्या है। पहला है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि किसी पेनफुल स्टिमुलाई से बचने के लिए वो ऐसा मान लेता है कि वो काम हुआ ही नहीं है, वो क्रिया हुई ही नहीं है, वो भूल जाता है, अनकॉन्शियसली भूल जाता है, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। इसके भी काफ़ी अलग अलग टाइप होते हैं, पर उसको भूलने के लिए, उसको उस स्ट्रेस से बचने के लिए वो उसको भूल जाता है, वो मना कर देता है कि ये हुआ ही नहीं है, उससे अलग हो जाता है, उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। ऑप्शन बी है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब कि कोई भी पेशेंट आता है आपके पास कोई बीमारी लेके, ठीक है, उसको रियल में वो बीमारी होती नहीं है, पर वो अलग अलग सिम्टम्स आपको दिखाएगा, जैसा कि उसको पैर दुख रहा है, हाथ भी दुख रहा है, साथ में पेट में भी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर उसकी कोई एक का सिम्टम्स हो गए नहीं, बार बार चेंज होते रहेंगे, उसको हम बोलेंगे साइकोसोमेटिक। उसको वो रियल है या वो साइकोसोमेटिक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस एक ही मेथड है। जो रियल सिम्टम्स होते हैं वो कोई एक कंडीशन की तरह हमें इंडिकेट करते हैं, पर साइकोसोमेटिक वाले का जो सिम्टम्स है वो किसी एक बीमारी की तरफ कोई भी कभी भी इंडिकेट नहीं करते, वो अलग अलग सिम्टम्स के, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है, उसको हम बोलेंगे साइकोसोमेटिक। तीसरा है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब कि वो सिर्फ अपने अचीवमेंट्स गिनाता है, अपने फेलियर्स को भूल जाता है, जिसमें वो वीक है वो दबाकर, जिसमें वो स्ट्रांग है और जिसमें उसका अचीवमेंट हुआ है वही चीज़ें बाहर दिखाता है, उसको हम बोलेंगे कंपेंसेशन। ठीक है, और अगर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मोटर और सेंसरी सोमेटिक डिसेबिलिटी से एक्सप्रेस करता है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। तो क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन डी, कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ केस ऑफ 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विथ पॉलीहाइड्रामनियस एंड मार्क रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज मैनेज बाय। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, कौन सी कंडीशन दी गई है, पॉलीहाइड्रामनियस। पॉलीहाइड्रामनियस का मतलब क्या होता है
कि जब बेबी मदर की वूम में होता है तब उसके आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो अगर उसके लेवल से ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल रहना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रामनियस। इसकी वजह से क्या होगा, पॉलीहाइड्रामनियस वो उसका लेवल ज़्यादा होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है। ऑप्शन ए IV फ्रूसमाइड, ऑप्शन बी सलाइन इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी एमनियोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन डी ARM। ARM मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो देखो ये सबसे एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में तुरंत एक्शन लिया जाता है, वो एक्शन रहता है ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जहाँ पे आर्टिफिशियली हाथ के थ्रू वो मेम्ब्रेन रप्चर किया जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी की जाती है। तो पॉलीहाइड्रामनियस में अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन मिलती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसको मैनेज कैसे करेंगे, ARM से, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड्स। तो पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर करने का क्या रीज़न है, पेरेंटल रूट वैसे होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते वक्त इसी ऐसे रूट से एडमिनिस्टर करें जिसमें पूरा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो पूरा बाईपास हो जाए, तो उस रूट को हम बोलेंगे पेरेंटल रूट। कैसा रूट, जिसमें GI ट्रैक इन्वॉल्व नहीं होता है, वैसे रूट को हम बोलेंगे पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट के अंदर कौन कौन से रूट आते हैं, एक आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एक होता है इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन, एक होता है इंट्राडर्मल, फिर सबक्यूटेनस, फिर उतरा है इंट्राथिकल मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में, अगर स्पाइनल कैविटी में डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं तो उनको बोलेंगे इंट्राथिकल, और एक होता है इंट्राओसियस, यानी कि बोन के अंदर अगर डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्राओशियस सॉरी। तो ये पेरेंटल रूट के टाइप है। पर यहाँ पे पूछा गया है कि पेरेंटल रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं, कारण क्या है, तो उसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए, पेरेंटल मेडिकेशंस हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑप्शन बी, it is the least expensive method. Option C, it is the most expensive method. Or D, the parenteral routes allows more rapid absorption than the oral route. देखो सीधा जवाब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों पेरेंटल रूट इस्तेमाल करते हैं कि वो मेडिकेशन को एब्सॉर्ब होने के लिए बहुत ही जल्दी कर देता है, वो कम टाइम लगाता है एब्सॉर्ब करने के लिए, रैपिड एब्सॉर्प्शन देन दी ओरल रूट, इसको बोलते हैं पेरेंटल रूट। इसीलिए उसको पेरेंटल रूट से मेडिकेशन देनी चाहिए। जब उसको जल्दी से देनी है और ओरल रूट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है तो उसको पेरेंटल रूट से इंजेक्टेबल देना है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है आंसर डी, रैपिड एब्सॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन फीडिंग ऑन 18 months old child 2 days after he underwent a cleft palate repair, a nurse would offer liquid nutrition using a, एक 18 महीने का एक बच्चा है, वो हाल ही में, कब बोला है 2 days आफ्टर, मतलब कि हाल ही में उसका क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन हुआ है। तो क्लेफ्ट पैलेट मतलब कि जब ऊपर का जो पेलेटाइन वॉल है बोन है वो क्लेफ्ट होता है, उसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ होता है तो उसकी सर्जरी करते हैं। तो वो अभी सर्जरी हुई है उसकी बस 2 दिन पहले, तो उसको फीड करते वक्त, लिक्विड न्यूट्रिशन देते वक्त इनमें से क्या यूज करेंगे। ऑप्शन ए, प्लास्टिक कप, ऑप्शन बी, सिलेस्टिक नेजोगैस्ट्रिक, ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ, और ऑप्शन डी, रबर कोटेड इन्फेंट स्पून। तो देखो 2 दिन पहले ही सर्जरी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है उसको रप्चर होने के, चोट लगने के, इन तीनों की वजह से, प्लास्टिक कप, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ से उसको इंजुरी होने के चांसेस है। क्या है, क्लिफ्ट पैलेट में इंजुरी हो सकती है, इसीलिए रबर कोटेड स्पून से अगर उसको फीडिंग दिया जाए तो उसको इंजुरी लगने के चांसेस बहुत
कम है, इसलिए उसको फीडिंग करते वक्त क्या यूज करेंगे, रबर कोटेड इन्फेंट स्पून। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? उससे पहले देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है। जब कोई बॉन, किसी बॉन का हेड किसी सॉकेट में या फिर किसी और बॉन की कैविटी के अंदर एकदम फिट हो जाए और उसके बाद रोटेशनल जो मूवमेंट करे, उसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कौन से होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? शोल्डर जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इधर ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन बी, हिप जॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ और जॉइंट्स के टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। जॉइंट्स के मेनली 3 टाइप होता है। एक तो होता है इमूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। कौन से होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स? जो हमारे स्कल के अंदर, जो हमारे क्रेनियल बोन्स है, उसको जो सूचर जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। जो सूचर, अलग अलग सूचर है, कोरोनल सूचर है, सजाइटल सूचर है, लेम्डोइडल सूचर है और साइड में स्क्वेमोसल सूचर है, उसको हम बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरे होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल मतलब ये थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है, एकदम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एकदम बढ़िया मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं? जो हमारे वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है, वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और लास्ट में है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या फिर साइनोवियल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल, तो ये फ्रीली मूवेबल्स के और टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है जो हमने इधर देखा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट। दूसरा होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल ये है एल्बो। इसमें 2 प्रकार की मूवमेंट होती है। कौन सी? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये एल्बो जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट है। इसमें 2 प्रकार की मूवमेंट होती है और इसमें कभी भी ओवर एक्सटेंशन नहीं होता है। मतलब एक एंगल के बाद ये इससे और एक्सटेंशन इसका नहीं होगा। हिंज जॉइंट में बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसको हम बोलेंगे हिंज जॉइंट, ठीक है। उसमें 2 प्रकार की मूवमेंट होती है। कौन सी? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा टाइप है इसका ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट जहां पे जो बॉन है वो एक दूसरे के ऊपर सरक रहे हो, ग्लाइड कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि रिस्ट जॉइंट। हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। फोर्थ है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट किसको बोलेंगे? जब एक बॉन के ऊपर दूसरा बॉन सर्कुलर मूवमेंट कर सकता हो। एक बॉन के ऊपर किसी एक दूसरे बोन का सर्कुलेटरी मूवमेंट, जैसे कि हमारा सर, हमारा जो स्कल है वो एक पिवोट जॉइंट के साथ है, जो सर्कुलेटरी मूवमेंट कर सके, उसको हम बोलेंगे पिवोट जॉइंट। फिफ्थ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जो हमारा हाथ है और जो हमारे पैर है, उसमें एक तो है मेटाकार्पल आते हैं, ये कार्पल बोन, ये है मेटाकार्पल बोन। अभी मेटाकार्पल बोन और फेलेंजिस यानी कि हमारी उंगलियां, और पंजा और उंगलियां, मेटाकार्पल और फेलेंजिस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, ठीक है। एंड लास्ट टाइप है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट का एग्जांपल है हमारा थंब। थंब का जो जॉइंट है वो सैडल जॉइंट है, वो अलग अलग मूवमेंट कर सकता है, सर्कुलेटरी मूवमेंट कर सकता है, रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट के टाइप वापस देख लेते हैं। 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं मेनली, मूवेबल जॉइंट, सॉरी इमूवेबल जॉइंट्स जो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जैसे कि सूचर। दूसरे है स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं लेकिन एकदम फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट है वो। और लास्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट की, जो एकदम फ्रीली मूवमेंट कर सकता है।
फ्रीली मूवेबल के 6 टाइप्स है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो इधर हमने देखा, जैसे कि हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। दूसरा है हिंज जॉइंट यानी कि एल्बो, ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि रिस्ट, पिवोट जॉइंट यानी कि हमारा स्कल जिस जॉइंट के साथ अटैच्ड है। फिफ्थ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड सिक्स्थ एंड लास्ट सैडल जॉइंट यानी कि हमारा थंब। कॉन्डिलॉइड जॉइंट का मैंने जैसे बोला मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, वो है कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज रिसीविंग मैनिटॉल। यहाँ पे एक पेशेंट है, उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसको ड्रग थेरेपी में मैनिटॉल चल रहा है। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी पेशेंट को मैनिटॉल चल रहा है तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जानने के लिए इसमें से क्या असेस करना पड़ेगा। तो देखो मैनिटॉल है वो एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। तो उसको जानने के लिए हमें नीचे दिए हुए ऑप्शन में से क्या देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए डिक्रीज पल्स रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, या ऑप्शन डी इंक्रीज्ड पेपिलरी रिएक्शंस। तो देखो जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। तो डायूरेटिक का काम क्या है? यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक अगर है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इफेक्टिवनेस देखने के लिए यूरिन आउटपुट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। किसके लिए? मैनिटॉल के लिए। और ये यूरिन आउटपुट बढ़ाता है जिससे जो स्वेलिंग है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो स्कल में स्वेलिंग आता है वो कम होगा और आईसीपी उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम होगा मैनिटॉल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सी वैक्सीन रूटीनली दी जाती है प्रेगनेंसी में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी ओरल पोलियो, ऑप्शन सी टीटी यानी कि टेटनस टॉक्सॉइड, और ऑप्शन डी रेबिस। तो सबको पता है जब पता चले किसी फीमेल को कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी रही है, तो उसको उसी टाइम पे सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टिटेनस, और ठीक उसके 1 महीने बाद दूसरी बार दी जाती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी टिटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A child has been prescribed 240 ml of fluid to be administered by a micro drip set over 6 hours. The nurse will regulate IV at. तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी गई है। क्या पूछा गया है कि एक बच्चा है, उसको 240 ml ऑफ फ्लूइड, कितना? 240 ml ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है माइक्रो ड्रिप सेट से, और कितना हमें टाइम दिया गया है? 6 आवर्स। तो हम इसमें रेगुलेट कितने करेगा, मतलब कि कितने ड्रॉप्स पर मिनट रखेंगे तो 250 ml जो एग्जैक्ट 6 आवर में जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। उसमें सबसे पहले आएगा हमें कितना फ्लूइड देना है वो, तो आएगा फ्लूइड पर वो ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर हमें ऑलरेडी ml में दिया है तो हम ml में लिखेंगे, अगर लीटर में दिया है तो इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ड्रॉप फैक्टर। अब ड्रॉप फैक्टर या तो आपको ऑलरेडी दे दिया जाता है क्वेश्चन में, या आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट मतलब कि आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि माइक्रो ड्रिप सेट से देना है। अब माइक्रो ड्रिप सेट से जब देना है तब उसका ड्रॉप फैक्टर है 60 ड्रॉप्स पर मिनट। माइक्रो ड्रिप सेट से अगर उसको हम देते हैं तो वो 60 ड्रॉप्स आएगा। तो इधर ड्रॉप फैक्टर आएगा 60 और नीचे टाइम। टाइम भी हमें मिनट्स में लिखना है। किस में? मिनट में। इधर किस में दिया है? आवर्स में दिया है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए इधर देखते हैं, 240 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना बोला? 60। टाइम कितना है? 6 आवर, पर 6 आवर्स को हमें मिनट में करना पड़ेगा, इसलिए 6 इंटू 60। 60 थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आंसर आएगा
40 ड्रॉप्स पर मिनट इज आर आंसर्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है, उसको 240 ml अगर देना है माइक्रो ड्रिप सेट से, तो हमें 40 ड्रॉप्स पर मिनट रखना होगा, जिससे वो एग्जैक्ट 6 आवर्स में ख़त्म होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, फ्लूइड इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर एंड अपॉन टाइम, बट टाइम इन मिनट्स। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्या आगे हम देखें, तो जैसे मैंने इसके पहले के लेक्चर में भी बताया था आपको कि ESIC एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है, और ESIC की बाद भी एग्ज़ाम तो आती रहेगी, तो उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और उसके लिए मिशन हाई ये 3 बुक का कॉम्बो लेके आई है। तो ये 3 बुक अगर आप एक साथ में परचेज करते हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको साथ में प्रोवाइड करी जाएगी, फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी। और ये तीनों बुक एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा तैयार करी गई है, बार बार उसको चेक किया गया है, बार बार उसको अपडेट किया गया है, उसके बाद उसकी फाइनल कॉपी रेडी हुई है। बहुत ही एक्सपर्ट मटेरियल है, तो आप आज ही परचेज करिए और पढ़ना शुरू करिए। इसके साथ साथ ESIC नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही नज़दीक है, जुलाई में ही है, तो उसके लिए स्पेशल एक चैंपियन टेस्ट सीरीज़ निकाली है। तो वो टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप मिशन हाई nurses.com पे जाके टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, वो भी बहुत काम की है आपकी। ठीक है, तो ये बुक परचेज करिए, लेक्चर्स देखते रहिए, आपकी क्वेरी हमें बताते रहिए, आपके सजेशंस हमें बताते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको अगर वो भी नर्सिंग में है और उनको भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, स्टडी करना है, तो उनके साथ ये सब चीज़ें, ये क्लासेस, ये मटेरियल शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। बस कीप रीडिंग। इसके साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।